गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आपका पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है। दिन प्रतिदिन देखिए पास आता ही चला जा रहा है और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप पढ़ाई भी बेहतर करिए, क्योंकि ज़्यादा समय अब हमारे पास नहीं बचा है। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका 30% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, और बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सिलेबस कंप्लीट करने पे भी पहुंच चुके होंगे। तो इसी को मद्देनजर देखते हुए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं अब वन शॉट अब पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि वन शॉट जो होता है, एक वन शॉट में एक चैप्टर का निपटारा करेंगे, जिससे हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी इस महीने के अंदर ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम नेक्स्ट मंथ यानी नवंबर से आपके लिए लेकर आएंगे महामैराथन, जो कि प्यारे बच्चों मॉडल का महामैराथन होगा, जो 2024 में सातों सेट का महामैराथन लेकर आएंगे। फिर उसके बाद वो नवंबर महीना और दिसंबर महीना अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं हमारे साथ यानी SWR ऑनलाइन क्लासेस के साथ, तो प्यारे बच्चों हम कहते हैं आपका 90 से 95% लाने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हम इतना मॉडल पेपर और इतना अनसॉल्व पेपर करा देंगे कि आपको उस अनसॉल्व पेपर और मॉडल पेपर से लगभग नहीं कह सकते तो सारे प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक है, तो समय न व्यतीत करते हुए आइए आज हम शुरू करते हैं मानव जनन का वन शॉट। आइए देखते हैं मानव जनन का वन शॉट वीडियो इससे कह रहे हैं प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज पूरे मानव जनन का हम निपटारा कर देंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आपने जनन स्वास्थ्य में जैसे मानव जनन में जैसे कि मादा जनन तंत्र हो गया, शुक्राणु हो गया और हमारा हो गया नर जनन तंत्र हमारे चैप्टर में है ना तीनों। इन तीनों का हमने इन तीनों का विस्तार से वर्णन कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या तो आप सर्च कर लीजिएगा मानव जनन तंत्र बाई राजा यादव सर, आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समय न व्यतीत करते हुए आइए शुरू करते हैं नर जनन तंत्र क्लास 12, जो कि हमारे बायोलॉजी पोर्शन का है। आइए देखते हैं, आज देखते हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 मानव जनन तंत्र वन शॉट इस सीजन का यह पहला वन शॉट है बच्चों। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा और आप इस पे अच्छा खासा प्यार भी देंगे। और क्या कर रहा है, बस प्यारे बच्चों इतना पढ़ लीजिए, इस चैप्टर में जितने प्रश्न आएंगे वो 100% फंसेंगे। क्योंकि यह प्यारे बच्चों हमने मॉडल पेपर को और कई सारे आंसर को देखकर ही बनाया है, जो कि 2021 पेपर नहीं हुआ, 20, 22, 24, 23, 24 इतने साल में जितना पेपर स्टेटमेंट इस क्वेश्चन आया है उसको सबको हम लिख दिए हैं। ठीक है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आइए शुरू करते हैं, एक टॉपिक को देखते हैं, फिर बस आप इतना पढ़ लो 100% आएगा। यूपी बोर्ड के लिए है प्यारे बच्चों बाई SWR ऑनलाइन क्लासेस पर। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है, युग्म जनन क्या होते हैं। आप कह रहे होंगे सर आप तो युग्म जनन से शुरू कर दिए। इसके पहले प्यारे बच्चों हमने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और शुक्राणु का विथ स्ट्रक्चर के साथ डिफिनेशन आपको बता दिए हैं। फिर से बता रहे हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहां पर अवश्य उसे जाकर वॉच कर लीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं युग्म जनन, जिसे कहते हैं युग्म जनन तंत्र भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, वृषण बोले तो मानव में जो पुरुष होता है, पुरुष में होता है वृषण, और मादा में जो होती है उसमें होता है अंडाणु। क्या होता है, तो वृषण अथवा अंडाशय, जो अंडाशय होता है वो मादा में पाया जाता है, जो वृषण होता है वो पुरुष में पाया जाता है। वृषण अथवा अंडाशय की कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, कौन सी विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक युग्मक बनेगा। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, युग्मक निर्माण प्रक्रिया को ही युग्म जनन कहते हैं। एक होता है नर और एक होता है मादा। नर में होता है वृषण, मादा में होता है क्या,
अंडाशय, इसमें दोनों में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो उसी अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात एक युग्मक का निर्माण होगा, उसी युग्मक को ही हम युग्म जनन कहते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों और आगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमारा है, इसको हम स्टार भी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जामिनेशन 2023 और 24 में पूछे गए हैं। क्या? नर में नर युग्मक, देखिए यहाँ देखिए, अभी आप देखिए, इसी वृषण और अंडाशय को हम समझा रहे हैं। नर में नर युग्मक बनता है और जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, खुद ही जानते होंगे, पुरुष में शुक्राणु बनता है तथा मादा में अंडाणु बनता है। तो नर में नर युग्मक जिसे हम शुक्राणु कहते हैं तथा मादा में मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु कहते हैं, वो बनता है। तो नर में नर युग्मक यानी शुक्राणु बनता है, मादा में मादा युग्मक यानी अंडाणु बनता है। ये 3 प्रकार के होते हैं मेनली। मानव में दो होते हैं ना, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, तो उसमें एक मेल में 3 होते हैं अलग अलग और फीमेल में भी 3 पार्ट अलग अलग होते हैं। जैसे कि नंबर 1 गुणन प्रवस्था, नंबर 2 वृद्धि प्रवस्था, नंबर 3 परिपक्वन प्रवस्था। देखिए प्यारे बच्चों, ये मादा में भी सेम रहता है और नर में भी सेम रहता है। क्या? गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। आइए देखते हैं एक एक करके। गुणन प्रवस्था क्या होती है, वृद्धि प्रवस्था क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे परिपक्वन प्रवस्था क्या होती है। इसी प्रकार ये नर में पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम मादा में देखेंगे इसे, ठीक है। आइए देखते हैं, ये हमारा हो गया नर का। किसका हो गया? ये नर का है गुणन प्रवस्था। आप मादा का मत समझ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं गुणन प्रवस्था। तो वृषणों की जननिक उपकलाओं की कोशिका में प्राथमिक कोशिका कहलाती है। देखिए फिर से देखिए, वृषणों की जननिक उपकला की कोशिका प्राथमिक कोशिका कहलाती है, जो बार बार समसूत्री विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं इसी को हम कहते हैं गुणन प्रवस्था। मतलब कि जो दो, देखिए, जो अंडा उसमें वृषण होता है, नर में वृषण होता है, तो कुछ जब उम्र बढ़ती है पुरुषों में तो कुछ उपपचयी क्रिया होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? जननिक उपकला कहते हैं। तो जो उपकला होती है, जननिक उपकला की कोशिका में प्राथमिक कोशिका कहलाती है, जो बार बार मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि बार बार क्या होती है? समसूत्री विभाजन होता रहता है समय समय साथ। इसमें नर में भी समय समय पर समसूत्री विभाजन होता है और मादा में भी। इसी कारण होता है, यही कारण है कि समय समय पर नर में और मादा में तरह तरह के परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे नर में हो गया दाढ़ी मूंछ का आना, उसी प्रकार उनके चेस्ट का बढ़ना हो गया, हाइट का बढ़ना हो गया, आवाज़ भारी हो जाना, यानी जैसे कि फटा पीकर कहते हैं या बांस भी कहते हैं ना बहुत से लोग, उस प्रकार का हो जाती है। और उसमें उसी प्रकार मादा में भी तरह तरह के परिवर्तन आते हैं। तो यही क्या होता है? समसूत्री विभाजन के कारण ही तरह तरह के परिवर्तन आते हैं, ठीक है। समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण करती है। यह कैसी होती है? यह द्विगुणित होती है ना, एक गुणित नहीं होती है बच्चों, 2 गुणित। यहाँ देखिए, द्विगुणित को हम 2n कहते हैं और गुणित को हम n कहते हैं और त्रिगुणित को हम 3n कहते हैं। इसको आप प्लीज नोट कर लीजिएगा। 2 गुणित को 2n, गुणित को n और 3 गुणित को 3n, ठीक है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं, वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था इस बार यह पूछा गया था। शुक्राणु जनन विभाजन के बाद, अब इसमें देखिए, इसमें क्या निर्माण हुआ? शुक्राणु निर्माण हुआ। अब इसी शुक्राणु का क्या होगा? विभाजन होगा। तो शुक्राणु जनन विभाजन के बाद इससे पोषण, देखिए, जब शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा, अगर उसे पोषण नहीं मिलेगा तो शुक्राणु मर जाएगा ना। यही कारण वृद्धि जो व्यवस्था होती है, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है बच्चों। शुक्राणु के जन्म के विभाजन के बाद पोषण पदार्थ एकत्रित करके आकार में क्या करती है? आकार में वृद्धि करती है। यानी जो शुक्राणु का निर्माण होता है, तो जो
जो शुक्राणु, यहाँ देखिए शुक्राणु का निर्माण होता है, तो जो वृद्धि होती है, प्रवस्था होती है, वो शुक्राणुओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, जिसके कारण यह पोषण प्रदान से ही इसका शुक्राणु का वृद्धि हो, मतलब बढ़ना, शुक्राणु बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि इसे प्राथमिक शुक्र कोशिका भी कहते हैं। यानी जो अभी तक शुक्राणु निर्माण हो रहा था तो उसे द्वितीयक शुक्र कोशिका कहते हैं, परंतु शुक्राणु को पोषण मिल गया, वो पूर्ण रूप से निर्माण हो गया, इससे ही कहते हैं प्राथमिक शुक्र कोशिका कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको वृद्धि प्रवस्था समझ में आई होगी। आइए देखते हैं तीसरा प्रवस्था, जो कि हमारा लास्ट है परिपक्व प्रवस्था, फिर उसके बाद मादा में देखेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने नर का वृद्धि प्रवस्था देख लिया है। अब आइए देखते हैं एक प्रवस्था बचा है लास्ट, जो कि नर का है परिपक्व प्रवस्था, फिर उसके बाद मादा का युग्मक जनन तंत्र देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको भी निपटारा कर लेंगे इसी वीडियो में, और 2-4 पॉइंट और बचेगा, इस चैप्टर का खल्लास कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मादा में नर में परिपक्व प्रवस्था। तो प्रत्येक प्राथमिक शुक्र कोशिका में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए पहले शुक्राणु का अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिसके पश्चात समसूत्री विभाजन हुआ, जिसके पश्चात शुक्राणु का निर्माण हुआ, फिर उसमें वृद्धि में जब आया तो उसके पोषण पदार्थ उसे दिया गया। अब पोषण पदार्थ जब दिया गया तो वो पोषण पदार्थ पर मतलब प्रकार पोषण पाके वो क्या हुआ, बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ तो क्या होगा, परिपक्व होगा। जब बड़ा हुआ तो प्रत्येक शुक्र कोशिका में 2 बार, जब अभी तक 1 बार हो रहा था अर्धसूत्री विभाजन, अब 2 बार होगा। 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद यह आगुणित अभी हमने क्या बताया था, आगुणित यानी यन, आगुणित यानी यन बताया था ना, 2 गुणित यानी 2n और 3 गुणित यानी 3n। तो आगुणित कोशिका का निर्माण कर लेती है, जो कि शुक्राणु की क्या बनाती है, संरचना का निर्माण करती है, शुक्राणु की संरचना का निर्माण करती है। कुछ इसी प्रकार शुक्राणु पाए जाते हैं ना प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ देखिए ऐसे ही होता है ना, ऐसे तो शुक्राणु ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके कारण इसमें यहाँ देखिए ऊर्ध्वाधर होता है, जिसके कारण ये पूंछ होती है। तो इसका पूरा निर्माण किसमें होता है, परिपक्व अवस्था में इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। ये तीसरा सिर्फ उसका था, नर जनन तंत्र का तीसरा पॉइंट था। अब यह तीसरा पॉइंट अंडाशय है, इसको देखते हैं। ये क्या है, ये अंडाशय जो होता है ये मादा में पाया जाता है। अंडाशय मादा में पाया जाता है, ना कि नर में। नर में अंडा पाया जाता है, ना कि अंडाशय। अंडाशय मादा में पाया जाता है। तो आइए इसको भी देखते हैं। मादा में अंडाणुओं की जननी को कला द्वारा प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ देखिए इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन यन, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को, मतलब जैसे उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता था, समसूत्री विभाजन हुआ था, तो क्या बना था, शुक्राणु बना था। तो इसमें क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया को अंडाशय कहते हैं। उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को शुक्रजनन कहते हैं, या कह सकते हैं कि क्या बोलते थे, शुक्रजनन कहते हैं, या क्या कह सकते हैं उसको हम, या कह सकते हैं हम शुक्रजनन या युग्मक जनन कहते थे। इसी प्रकार इसमें भी अंडाशय में अंडाणुओं की बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, यह भी 3 प्रकार का होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। इसमें भी मेनली 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 गुणन प्रवस्था, नंबर 2 वृद्धि प्रवस्था, नंबर 3 परिपक्वन प्रवस्था। अब आइए देखते हैं हम नंबर 1 गुणन प्रवस्था, उसके बाद देखेंगे वृद्धि प्रवस्था, फिर उसके बाद हम देखेंगे परिपक्वन प्रवस्था। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं पहले हम गुणन प्रवस्था क्या होती है। तो अंडाणुओं को स्तरित करने वाली प्राथमिक जनन कोशिका, यानी अंडाणुओं को स्तरित उत्पन्न करने वाली, जब अंडाणु को उत्पन्न यानी जब वहाँ पर जहाँ पर अंडाशय होता है वहाँ पर अंडाणुओं को उत्पन्न करने वाली क्या प्राथमिक जनन कोशिका समसूत्री विभाजन जब करेंगी, उसी जिस प्रकार हमने शुक्राणु में देखा था समसूत्री विभाजन हुआ तो
समसूत्री विभाजन हुआ था तो उसमें शुक्र का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण हुआ था। ठीक इसी प्रकार इसमें भी प्राथमिक कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा, विभाजित करके वृद्धि करते हैं जिससे अंडाणु का निर्माण हो रहा। देखिए प्यारे बच्चों, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ था तो शुक्राणु का निर्माण हुआ था, और इसमें प्राथमिक जनन में कोशिका में समसूत्री विभाजन का निर्माण होगा तो अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, अंडाणु का निर्माण होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था क्या होती है, आइए देखते हैं इसको। देखिए वृद्धि प्रावस्था क्या होती है, तो वृद्धि प्रावस्था जो गुणन, यहाँ देखिए जो गुणन प्रावस्था में किसका निर्माण हुआ, अंडाणु का निर्माण हुआ ना। देखिए यहाँ देखिए अंडाणु का निर्माण हुआ ना, तो गुणन प्रावस्था में बनी गुणन प्रावस्था में बनी अंड कोशिका, यहाँ देखिए अंडाणु बनी ना, तो इसे हम कहते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका को ये क्या करती है, जिस प्रकार वह नर में शुक्राणु को पोषण प्रदान कर रहा था और इसमें उसकी संरचना में वृद्धि कर रहा था, ठीक इसी प्रकार भी इसमें भी अंड कोशिका में पोषण प्रदान करके इसमें पोषण पदार्थ प्राप्त करके अंडाणु के आकार में क्या करती है, अंडाणु के आकार में वृद्धि करती है। इससे ही कहते हैं वृद्धि प्रावस्था। तो प्यारे बच्चों, आपको नर का और मादा का तीनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक और बचा है परिपक्व प्रावस्था, उसको भी आइए हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने देख लिया है मादा का गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था। अब आइए देखते हैं मादा में जो अंडाणु है, अंडाशय है, अंडाणु है, कुछ भी है, उसका हम लास्ट पॉइंट वृद्धि प्रावस्था देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट का कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व प्रावस्था क्या होती है मादा में, उसको आइए हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे अंडाणु का निर्माण किस प्रकार होता है। तो प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अंडाणु का निर्माण हो जाता है, अंडाणु को वृद्धि हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें दो गुणित यानी 2n कोशिका का निर्माण होता है। देखिए एक ऐसी कोशिका बनती है और एक इसी में छोटी सी कोशिका ऐसे बनती है, ठीक है, जिसमें एक बड़ी कोशिका बनती है, जिसका एक बड़ा अंडा बनता है, एक छोटा अंडा बनता है, जिसमें देखिए यहाँ लिखा है, जिसमें एक बड़ी व एक छोटी कोशिका बनती है, जिससे क्या कहते हैं, जिससे अंडाणु का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, देखिए एक बड़ी कोशिका बनी, एक बड़ी एक छोटी, और जिस अंडाणु का निर्माण किससे होगा, तो अंडाणु का निर्माण छोटी कोशिका से ही होगा, क्योंकि जो बड़ी कोशिका से ही होगा अंडाणु का निर्माण, क्योंकि जो छोटी कोशिका रहती है वो समय आने पर वो बड़ी कोशिका वो मतलब हट जाते हैं, और समय आने पर वह जो छोटी कोशिका रहती है फिर वह बड़ी हो जाती हैं नेक्स्ट मंथ के जब पीरियड होता है तब, ठीक है। अब आइए देखते हैं जो समय समय पर जो नर होता है, जिसे हम पुरुष कहते हैं, जिसे हम नर कहते हैं, पुरुष कहते हैं, या कह सकते हैं हम कि मनुष्य में जो ह्यूमन हो गया, ह्यूमन में जो आदमी हो गया, ठीक है। तो जब नर में मतलब कि बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कुछ समय ऐसे आता है जिसके पश्चात वह नर में तरह तरह के बदलाव होने शुरू, जैसे दाढ़ी आ जाना, बाल आ जाना, ठीक है, और आवाज़ का भारी हो जाना, तथा बहुत सारे विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, उसे आइए हम देखते हैं। तो नर में यौन आरंभ, नर में यौन का आरंभ यानी से कह सकते हैं कि जब नर पिट्यूटरी में जो मतलब कि जब वह यौन आरंभ में आ जाता है, यौन होने लगता है, मतलब जवान होने लगता है जिसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जब बालकों की आयु 14 वर्ष से 16 वर्ष के हो जाती है। कब, जब बालकों की आयु 14 वर्ष से 16 वर्ष की हो जाती है तो उनके शरीर में निम्न बदलाव आते हैं। कौन से बदलाव होने लगते हैं, निम्नलिखित बदलाव होने लगते हैं। दाढ़ी आने लगती है, मूछ आने लगती है, तथा लैंगिक जन्म के आसपास बाल भी आने लगते हैं, मतलब निम्नलिखित, और आवाज़ का भारी होने लगता है। और दांतों में भी कहते नहीं है कि अब बच्चा यौन हो मतलब जवान हो रहा है, दांत भी बढ़ने लगते हैं, मतलब और दांत आने लगते हैं।
जिससे गौण, यहाँ देखिए, जिससे हम क्या कहते हैं, गौण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये जब 14 से 16 वर्ष की आयु होती है, ये हमारे प्रकार मतलब हम कह सकते हैं कि यह गौण या द्वितीयक लक्षण भी कहते हैं, जो प्रायः हर बच्चों में यह देखने को मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं 6वां पॉइंट। कह रहा नर में यौनारंभ जो हार्मोन्स होता है, किस हार्मोन्स के कारण नर में यौन आरंभ, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी हो जाना, ताकत आ जाना, सीना चौड़ा हो जाना, बाह चौड़ी हो जाना, और बहुत से ऐसे कोई मतलब कह सकते हैं बहुत से परिवर्तन होते हैं, किस हार्मोन के कारण होता है, आइए उसको भी देखते हैं। तो किशोरावस्था में ही जनन होना शुरू हो जाता है, जिसको कह सकते हैं कि शुक्राणुओं के बनना स्टार्ट हो जाता है, शुक्राणु निर्मित होने लगते हैं। किस अवस्था में? तो 14 से 16 साल की अवस्था में इस सब का निर्माण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस समय गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्रावण होने लगता है। कौन से? तो गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्रावण होता है, क्योंकि अधिक मात्रा में यहाँ क्या होती हैं, स्रावित होती हैं, जिसके कारण गैनेडोट्रोपिन हार्मोन्स क्या होता है, इसको भी हम आपको बता देते हैं। गैनेडोट्रोपिन हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स होता है गैनेडोट्रोपिन हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स होता है प्यारे बच्चों, जो नर होता है, नर में मतलब बहुत सारे परिवर्तन करने का या जिम्मेदार यही होता है। कौन? गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का स्रावण यही होता है ना। तो इसका अधिक मात्रा में स्रावण होने लगता है, तो बहुत से लड़के बहुत जल्दी मतलब बढ़ जाते हैं। बहुत से बच्चे जैसे देखिए, देखते ही देखते बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जल्दी से जल्दी वो बाल मतलब लंबे हो जाते हैं, समय का पता नहीं चलता है। यही हर गैनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स का ही कारण है, जो कहाँ पाया जाता है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है। हमारे पास देखिए 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, अग्र पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि और मध्य पीयूष ग्रंथि। तो यह अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जो मेनली 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 LH हार्मोन्स, नंबर 2 FSH हार्मोन्स। LH हार्मोन्स को हम क्या कहेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और FSH कहेंगे हम फॉर्सिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या कहेंगे? फॉर्सिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा नर में यौनारंभ हार्मोन्स तथा नर में जो यौनारंभ है इसको देख लिए हैं। अब आइए देखते हैं आगे। अब आगे 2-3 पॉइंट और बचे हैं, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। संगर्भता क्या होती है, गर्भता क्या होती है, प्रेगनेंसी क्या होती है, इससे भी आइए हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, बस हमारे पास ये 2 टॉपिक और बची है, इस चैप्टर 1 शॉर्ट का आज पूरा निपटारा हो जाएगा, क्योंकि मानव जनन तंत्र का जो मानव जनन चैप्टर है, इसका 1 शॉट आज हम लेकर आए थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये बहुत देखिए सारे क्वेश्चन इसमें करा दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं हम 7वां टॉपिक, 2 टॉपिक और बचा है, उसको देख लेते हैं, इस पर इस चैप्टर का निपटारा हो जाएगा। नंबर देखिए, संगर्भता जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं। तो प्रेगनेंसी क्या होती है, प्रेगनेंसी कैसे होती है, प्रेगनेंसी मतलब भ्रूण में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बनता है, कब कैसे कौन महीने में किसका निर्माण होता है, सब आइए देखते हैं। जब मारुला यानी जो शुक्राणु होता है किस में आता है, अंडाशय में आता है, तो भ्रूणों का जब निर्माण होता है जब मारुला गर्भाशय में आ जाता है, तो भ्रूण जो होता है गर्भाशय में आ जाता है, तब वह नाभि रज्जु से क्या होता है, भ्रूण जुड़ जाता है। क्या होता है, नाभि रज्जु से भ्रूण जुड़ जाता है। पहले माह के अंत में जब जो भ्रूण है नाभि रज्जु से जुड़ जाएगा, मारुला गर्भाशय में आकर नाभि रज्जु से जुड़ जाएगा, तो पहले महीने के अंत में क्या होता है, भ्रूण का सिर व हृदय बनता है। अगर सिर नहीं रहेगा, अगर हृदय नहीं रहेगा, तो भ्रूण जीवित कैसे रहेगा, शिशु जीवित कैसे रहेगा। तो यही कारण है कि पहले महीने के अंत में हृदय और सिर का निर्माण होने लगता है, और 3 माह के अंत में भ्रूण का हाथ, पैर और अंगुलियां निर्मित होने लगती हैं। जो भ्रूण होता है वो प्यारे बच्चों पहले महीने में उसका हृदय और सर बनता है, जिसको हम सिर कहते हैं। दूसरे महीने
पहले महीने में सिर और हृदय बनता है, और तीसरे महीने के अंत तक उसका क्या बनता है, हाथ, पैर और उंगलियों का निर्माण होता है, एवं उसके लिंग का पता चल जाता है कि वह स्त्री हो, मतलब लड़की होगी या लड़का पैदा होगा। यही कारण है कि अभी इसके जब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ाएंगे जनन स्वास्थ्य, तो उसमें हम सबको बताएंगे क्या कारण है जिससे पता चल जाता है कि लिंग लड़की है या लड़का है। तो उसके लिंग का निर्धारण होने लगता है तथा छठवें महीने के अंत में क्या होने लगता है, हमें पता चल जाता है कि भ्रूण के सिर पर बाल, नाक, आँख और आँख के ऊपर जो बरौनी है इसका निर्माण होने लगता है। और 9 महीने के अंत में क्या होता है, भ्रूण पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, यानी मैच्योर हो जाता है, यानी कह सकते हैं भ्रूण पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है प्रसव के लिए, यानी पैदा होने के लिए परिपक्व हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, या कह सकते हैं मैच्योर हो जाता है। इसी क्रिया को ही हम प्रेगनेंसी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, इसी क्रिया को ही हम प्रेगनेंसी कहते हैं। आइए लास्ट पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, प्रसव कैसे होता है, जिससे बोलते हैं हम कि बच्चे का पैदा कैसे, मतलब बच्चे पैदा कैसे होते हैं। आइए इसको देखते हैं। जब गर्भ हुआ 9 महीने 15 दिन को हो जाता है, 9 महीने नहीं, 9 महीने और 15 दिन। जब गर्भ यानी जो पेट में शिशु रहता है, जब उसका तारीख यानी 9 महीने 15 दिन का हो जाता है, तो माता के जो गर्भ होता है जहाँ बच्चा पला रहता है उसमें तेज पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, और पीड़ा उत्पन्न होने के पश्चात गर्भाशय में एक हार्मोन्स का, कह सकते हैं उसकी जो दीवार होती है उसमें एक हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है, मतलब कह सकते हैं स्राव होता है, और जो प्रसव करने में मदद करता है। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो अगर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का नहीं होता है किसी बहुत सारी स्त्रियों में, तो उनसे बाहर से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन डाला जाता है, कह सकते हैं लगाया जाता है, जिससे बच्चे को प्रसव होने में कोई दिक्कत ना हो, बच्चा आसानी से बाहर आ सके। तो मदद करता है कौन, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन ही बच्चों को प्रसव यानी पैदा होने में मदद करता है, जिससे शिशु माता के शरीर से आसानी से बाहर आ जाता है, और इसी माता के शरीर से बाहर आने की क्रिया को ही हम प्रसव या प्रेगनेंसी कहते हैं। प्रसव या बच्चों के पैदा होने की क्रिया कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज का वीडियो 1 शॉट समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्रों तक भेजना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।